नमस्कार दोस्तों, मैं अमित रामटेके और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बहुजन डिकोड। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट के बारे में। हाल फिलहाल में घोसी विधानसभा सीट में एक खबर आई है कि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। उन्होंने अपने प्रत्याशी का नाम बता दिया है। जो समाजवादी पार्टी के दिवंगत विधायक है सुधाकर सिंह जी, उनके बेटे सुजीत सिंह जी को ही समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि समाजवादी पार्टी के सुजीत सिंह जो है अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा सीट पर क्या राजनीतिक समीकरण के साथ में आगे आती है, और बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी का इस विधानसभा पर किस तरह से नज़र है, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करने से पहले हम घोसी विधानसभा सीट का जरा सा इतिहास, चुनावी गणित क्या रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो घोसी विधानसभा सीट का अगर चुनावी इतिहास देखेंगे, 2017 में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के फागू चौहान जो है वो विधायक बने थे 88,298 वोट लेकर, और दूसरे नंबर पर रहे थे बहुजन समाज पार्टी के अब्बास अंसारी, उन्हें मिले थे 81,295 वोट, और तीसरे नंबर पर रहे थे समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह जी 59,256 वोट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि फागू चौहान जो है उसके बाद में राज्यपाल बनाए जाते हैं और फिर यहाँ पे उपचुनाव होता है। उसके बाद बात हम आगे करेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 2017 में 81,000 वोट मिले थे, यानी कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर अपनी जमीन उसके पास में है। और समाजवादी पार्टी ने किन्हीं उम्मीदवार बनाया था और क्या वोट मिला था? सुधाकर सिंह, जिन्हें वोट मिला था 59,256। वही सुधाकर सिंह जिनके बेटे को अभी सुजीत सिंह जी को अभी उम्मीदवार बनाया गया है। बाद में क्या होता है, 2019 में फागू चौहान जी को राज्यपाल बनाए जाने की वजह से यहाँ पे फिर उपचुनाव होता है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार विजय राजभर जी जो है विधायक बन जाते हैं। आते हैं 2022 की चुनाव की तरफ। 2022 में क्या होता है, समाजवादी पार्टी अपने 2017 के उम्मीदवार सुधाकर सिंह जी का टिकट काट लेती है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है दारा सिंह चौहान जी को। दारा सिंह चौहान जी जो है 2022 का चुनावी समर जो है वो जीत लेते हैं, और यहाँ पे सेकंड नंबर पर रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय राजभर, जिन्हें मिलते हैं 86,214 वोट। याद रखिएगा कि 2017 की इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी को 81,000 वोट मिले थे। 2022 के चुनाव में भी 86,000 वोट मिले थे। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में 80,000 से लेकर 90,000 तक का वोट बेस इस घोसी विधानसभा सीट पर है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का क्या रोल रहा था? बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे वसीम इकबाल और उन्हें मिले थे 54,248 वोट। अभी ध्यान दीजिएगा कि 2017 के इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी को 81,000 और 2022 के इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी को 54,000। ये वोट गया कहाँ पे? अगर ध्यान से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 88,000 2017 में और 88,000 2017 में और 2022 में 86,000। मतलब लगभग अपना जनाधार जो है भारतीय जनता पार्टी बनाए हुए है। तो फिर बहुजन समाज पार्टी का वोट गया कहाँ था? तो बहुजन समाज पार्टी का वोट गया था, समाजवादी पार्टी को मिले थे 2017 में 59,000 वोट और 2022 में मिले हैं 1,08,000 वोट। मतलब 30,000 का जो समाजवादी पार्टी ने गैप भरा है वो बहुजन समाज पार्टी के वोटों के वजह से ही भरा है। ऐसा चुनावी आंकड़े तो यही दिखाते हैं। बाद में क्या हुआ, 2022 के चुनाव के बाद में जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे दारा सिंह चौहान जी जो है अपना पाला बदल लेते हैं और वो चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद में यहाँ पे होता है 2023 में उपचुनाव। 2023 के उपचुनाव में क्या होता है कि 2022 में जिनका टिकट काटा था समाजवादी पार्टी ने, उन्हीं को 2023 के उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया जाता है। नाम था सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह जी जो है 2023 के उपचुनाव में
चुनाव में जीत जाते हैं, वो विधायक बनते हैं और उन्हें मिलता है 1,24,427 वोट। और फिर देखिएगा कि 2023 की चुनावी इलेक्शन में बीजेपी को कितना वोट मिला था। दारा सिंह चौहान जो उम्मीदवार थे, जो पाला बदल कर बीजेपी में गए थे, उनको 81,668 वोट। तो इससे क्या दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बेस वोट है, जो जनाधार है, वो उम्मीदवार बदलने के बावजूद भी बना हुआ है लगभग 80 से 90 हज़ार के बीच में। 2023 का जो उपचुनाव था वो बहुजन समाज पार्टी ने लड़ा नहीं था। इसके वजह से बहुजन समाज पार्टी का वोट भी शायद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह जी को गया होगा। इसी की वजह से उन्हें 1,24,427 वोट, जो 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था उससे भी ज़्यादा वोट मिले थे। लेकिन अभी आता है कहानी में ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट क्या है कि 20 नवंबर 2025 को समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनका होता है निधन, और उनके निधन के बाद में यहाँ से फिर राजनीतिक हलचल शुरू होती है। और इसी को देखते हुए अगर उपचुनाव भी हो जाता तो भी समाजवादी पार्टी शायद ही सुधाकर सिंह जी के बेटे सुजीत सिंह जी को ही अपना उम्मीदवार बनाती है। और उपचुनाव हुआ नहीं। फिर 2027 का चुनाव अभी नज़दीक आ रहा है, तो 2027 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है, जिनका नाम है सुजीत सम्राट जो है बिहार के मुख्यमंत्री है, सुजीत सिंह। तो क्या सवाल यही है कि सुजीत सिंह जो है अपने पिता की जो विरासत है वो बचा पाएंगे क्या? सुजीत सिंह जी को समाजवादी पार्टी का संगठन साथ देगा? इसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमने वीडियो बनाया है। सुजीत सिंह जी के सामने एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है। चुनौती क्या है कि उनके बेटे उनके पिता का जो इस क्षेत्र में जनसंपर्क रहा है उसको बनाए रखना, और अवसर क्या है कि पिता की एक छवि रही है, विधायक रहे हैं और क्षेत्र में वो उनका जनसंपर्क था, इसके वजह से उनकी जान पहचान है। और सुजीत सिंह जी का जो चेहरा है वो क्षेत्र के लिए नया नहीं है। तो क्या 2023 में सुधाकर सिंह को मिले वोट जो थे 1,24,000, वो सुजीत सिंह बनाए रखेंगे और उन्हें सुजीत सिंह जी को 1,24,000 वोट मिलेगा? ये आने वाला चुनाव ही बता पाएगा। ये इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। सुजीत सिंह के लिए फ़ायदा क्या है कि सुधाकर सिंह जी का जो राजनीतिक विरासत है उनके लिए फ़ायदे का विषय है। समाजवादी पार्टी ने लगातार यहाँ पे जीत हासिल की है, उनका संगठन यहाँ पे अच्छा खासा है और इसी का फ़ायदा सुजीत सिंह जी को हो सकता है। भाजपा के सामने चुनौती क्या है? भाजपा का अगर हम चुनावी आंकड़े देखते हैं तो भाजपा लगभग 80,000 से 90,000 के बीच में खेल रही है। भाजपा के सामने चुनौती यही होगी कि भाजपा अपना 80,000 का जो जनाधार है उसको 90-95,000 तक ले जाए। भाजपा के पास में कहा जाता है कि संगठन बहुत मजबूत है और वो उनका जनाधार भी मजबूत है। उनका जनाधार इधर उधर नहीं होता है, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। क्या है भाजपा की अभी राजनीतिक समीकरण क्या कहता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कौन रहेंगे ये अधिकृत अभी तक किसी को पता नहीं है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर क्या करेगी। अगर 2017 और 2022 का अगर आंकड़े देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का जनाधार जो है लगातार कम होता जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी के पास में यही चुनौती है कि वो 2022 में जो वोट समाजवादी पार्टी को गया था वो जनाधार अपना वापस लाए और 2017 के जैसा एक बेस वोट या उम्मीदवार ऐसा खोजे जिसको बहुजन समाज पार्टी के लोग और अन्य लोग भी वोट करें। लगभग जो 81,000 2017 में वोट मिला था, कम से कम उतना वोट भी यहाँ पर मिल जाए तो भी बहुजन समाज पार्टी के संगठन और
कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। बहुजन समाज पार्टी हो सकता है यहाँ पे अगर संगठन को सक्रिय करती है, उम्मीदवार अच्छा देती है तो जीत भी हासिल कर सकती है, लेकिन ये भविष्य के गर्भ में है, ये अभी हम बता नहीं पाएंगे। रही बात अभी इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम एएसपी जो है उनके कार्यकर्ता और उनके नेताओं की भी हलचल दिखाई देती है। यहाँ पे समाज सेवी सरफराज अहमद जो है उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी में प्रवेश किया है और उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो इस 2027 का विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आज़ाद समाज पार्टी का ज़मीनी स्तर पर संगठन किस तरह से है और वो सरफराज अहमद अभी से जनसंपर्क करके आज़ाद समाज पार्टी के पार्ले में कितना वोट ले पाएंगे। अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का मूल आधार रहा है मुस्लिम वोट, अगर समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट आधार रहा है और आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से एक मुस्लिम कैंडिडेट आता है तो समाजवादी पार्टी को एक भारी नुकसान माना जाएगा। वही आज़ाद समाज पार्टी के लिए ये अवसर है कि अपने संगठन और कार्यकर्ताओं को मनोबल उठाने के लिए वो ये विधानसभा चुनाव लड़े और अगर वोट अच्छे मिलते हैं तो आने वाली राजनीति के लिए आज़ाद समाज पार्टी के लिए भी अच्छे संकेत मान सकते हैं। क्या सुजीत सिंह पिता की विरासत बचा पाएंगे या नहीं, ये आप मुझे अपने कमेंट में बताइएगा। क्या है घोसी का विधानसभा का पूरा राजनीतिक जमीनी समीकरण, ये भी आप मुझे बताइए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल बहुजन डिकोड। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।